गुड मॉर्निंग बाबू लोग, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल काशी गौरव इंस्टीट्यूट में। बाबू, जैसा कि बात हमने की थी कि आज हमारी क्लास 12th प्लस कॉम्पिटिटिव का कंबाइंड चैप्टर, जिसे हम लोग कहते हैं वंशगति और विविधता का सिद्धांत, जिसे हम लोग क्या कहते हैं वंशगति और विविधता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड द वेरिएशन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये क्या है ध्यान दीजिएगा, वंशगति क्या है और विविधता क्या है, इसको सबसे पहले समझना है। वंशगति क्या है और विविधता क्या है। देखिए, हमारे अभिभावकों द्वारा अर्थात माता पिता द्वारा या हमारे दादा दादी में कुछ गुण थे, वह गुण पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहते हैं, तो गति करते रहते हैं। वंश के जो है वंशों का जो निर्माण होता है उसमें कुछ गुण गति करते रहते हैं। उन गुणों की गति को हम लोग वंश गति या उसी गुण को हम लोग अनुवांशिक गुण कहते हैं। वैसा गुण जो हमें अपने अभिभावक से प्राप्त होता है, जो हमारा अनुवांशिक होता है, माता पिता से प्राप्त होता है, उन गुणों को हम लोग क्या कहते हैं वंशगति या अनुवांशिक गुण कहते हैं। क्लियर रहेगा? क्या कहेंगे, जेनेटिक्स जो होता है वह क्या है, इनहेरिटेंस है, उसी से जुड़ा हुआ है ना। वंशगति क्या है, वंशगति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमारे अपने माता पिता से हमें कुछ गुण मिलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं वंशगति। और इस वंशगति के अध्ययन को ही अनुवांशिकता कहा जाता है। वंशगति के अध्ययन को ही अनुवांशिकता कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है बाबू? वंशगति के अध्ययन को ही हम लोग अनुवांशिकता कहा जाता है। अब देखो, ध्यान से देखना, इस पे जो रिसर्च किया था वह रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो उनका नाम क्या था? मेंडल नामक वैज्ञानिक ने रिसर्च किया था। वंशगति पर रिसर्च किसने किया था? अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप क्या उत्तर देंगे कि वंशगति पर रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था? मेंडल था। याद रखते हैं बाबू। अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्या होता है यह और कैसे चलता है। तो पहले तो ये समझिए कि मेंडल कहाँ के थे। तो मेंडल का जन्म कब हुआ था? 1822 ईस्वी में जन्म हुआ था। मेंडल का जन्म क्या हुआ था? जुलाई 1822 ईस्वी को। जुलाई 1822 ईस्वी को। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कितने जुलाई को, तो ये जो 22 है इसी को कॉमन कर लीजिए। देखिए ध्यान से, सीरियल से लिख देते हैं। कब जन्म हुआ? 22/7/1822 को मेंडल का जन्म हुआ। एक जन्म जो हुआ था वो एक शहर था, शहर का नाम क्या था? सिलीसिया। किस शहर में हुआ था? गांव था सिलीसिया नामक गांव में। सिलीसिया वर्तमान में कहाँ है? चेक गणराज्य। सिलीसिया कहाँ है? चेक गणराज्य में। अब ये महोदय अध्ययन प्राप्त करने के लिए कहाँ चले गए? ऑस्ट्रिया चले गए। कहाँ चले गए? अध्ययन प्राप्त करने के लिए, अर्थात क्या प्राप्त करने के लिए? शिक्षा प्राप्त करने के लिए मेंडल जी कहाँ चले गए? ऑस्ट्रिया चले गए। और जब ये ऑस्ट्रिया गए तो इन्होंने कुछ चीजें की। ऑस्ट्रेलिया का एक शहर था ब्रून। क्या शहर का नाम था? ब्रून, है ना। तो ब्रून में इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन करके यह फिर वहां से एक जगह था ब्रून के पास, आगे जब गए तो आगे चल के इन्होंने 1856 ईस्वी से लेकर के 1863 ईस्वी तक पादरी के रूप में और एक शिक्षक के रूप में अपना जीवन जिया। ध्यान रखना, ये मेंडल महोदय का जन्म 22 जुलाई 1822 ईस्वी को हुआ। कहाँ पर हुआ? सिलीसिया में हुआ था। और शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऑस्ट्रिया चले गए, ऑस्ट्रिया के ब्रून चले गए। इन्होंने शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या किया कि एक स्कूल में जो है एक पादरी के रूप में, और उसी स्कूल में जैसे एक जो ईसाई लोग होते हैं उनके लिए जो मंदिर होता था, जहाँ चर्च होता था, वहीं पर एक विद्यालय था, उसमें एक शिक्षक थे और वहीं पर इन्होंने पादरी के रूप में भी कार्य करना शुरू किया। 1856 से 1863 ईस्वी तक इन्होंने अपने जो है अध्ययन को एक जो स्पेशल अध्ययन के लिए जो इन्होंने चूज की गार्डन पी। क्या चूज की? गार्डन पी
को चूज किया, तो जो गार्डन पी था, जो मटर था, मटर को इन्होंने चूज किया और उसी मटर पर इन्होंने अध्ययन किया था। यहाँ तक बाबू क्लियर हो जाएगा। अब इन्होंने अपने पुस्तक को 1800 कब अपने पुस्तक को इन्होंने मेंडल साहब ने अपने थ्योरी को 1866 ईस्वी में एक लेख में एक्सपेरिमेंट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन के नाम से, या एक्सपेरिमेंट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन के नाम से क्या किया, प्रसारित किया, लेकिन इन्हें किसी ने नहीं देखा। यहाँ तक क्लियर है बाबू। अब इनकी मृत्यु, इनका ये जन्म हो गया और यहीं पे इनकी लिखते हैं मृत्यु। तो इनकी मृत्यु जो हो गई, इनका रिसर्च किसी ने देखा नहीं और इनकी मृत्यु जो बाबू हो गई वो हो गई 1884 ईस्वी में हो गई। अब बाबू जब इनका जन्म हुआ कब, 1822 में, और मृत्यु कब हुई 1884 ईस्वी में। इन्होंने रिसर्च किया किस पर, वंशगति और विविधता पर किया। यहाँ तक क्लियर है। मेंडल साहब ने अपनी शिक्षा ग्रहण ऑस्ट्रिया से की। वहाँ का एक शहर था ब्रून, ऑस्ट्रिया के अंतर्गत, वहाँ से इन्होंने की थी। अब ये क्या कर रहे हैं, इन्होंने क्या किया, 1856 से 63 तक इन्होंने अपने रिसर्च को प्रसारित किया। और रिसर्च किस पे लिया, गार्डन पे। गार्डन पे क्या करते हैं, घरवा में जौन छेमिया होता है ओकरे कहते हैं बाबू, जौन छेमी होता है ओकरे गार्डन पे कहते हैं। अब ये रिसर्च के बाद इन्होंने 1866 ईस्वी में अपने रिसर्च थ्योरी को क्या प्रकाशित किया, उसका नाम क्या था, एक्सपेरिमेंट ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ तक क्लियर होगा तो कहो साफ करके। इसके बाद आगे की ओर हम चलते हैं जस्ट में तुरंत, तो हम लोग आगे को समझने की कोशिश करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अगर आपका यहाँ तक हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। आगे चलने के बाद इनका हम लोग थ्योरी को पढ़ेंगे। देखिए हटा दें। अब इनके सिद्धांत के ऊपर बाबू आगे हम पढ़ाएंगे। इनके सिद्धांत के ऊपर 1900 ईस्वी में 3 वैज्ञानिकों ने, 3 देश के वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया। कहाँ के रिसर्च किए थे, हालैंड के वैज्ञानिक, जर्मनी के वैज्ञानिक, और एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था, कहाँ था, ऑस्ट्रिया नामक वैज्ञानिक से कौन था, ईरी। ऑस्ट्रिया से कौन ने किया, इरिल नामक वैज्ञानिक ने जो है किया। इसके बाद जर्मनी का एक वैज्ञानिक था हांगो, इरिल भी कहते हैं इरिल। इसके बाद हॉलैंड का क्या था, हांगो नामक वैज्ञानिक था। और जर्मनी का भी एक वैज्ञानिक था। जर्मनी के वैज्ञानिक जो थे उनको कोरेंस के नाम से जाना जाता था, या काल्स के नाम से जाना जाता था। क्या नाम से जाना जाता था, काल्स या कोरेंस। इन तीनों वैज्ञानिक ने बाबू मेंडल के थ्योरी पर रिसर्च किया। कब किया, 1900 ईस्वी में। और रिसर्च करके इन्होंने जो थ्योरी दी उन्हें जेनेटिक्स थ्योरी कहा गया। जेनेटिक्स थ्योरी। और कौन सा जेनेटिक्स थ्योरी, मेंडल जेनेटिक्स थ्योरी कहा गया। तो याद रहेगा इन तीनों ने जो सिद्धांत दिया, मेंडल का आनुवांशिक सिद्धांत दिया, और इस प्रकार आनुवांशिकी का पिता किसको कहा गया बाबू, पिता किसको कहा गया, मेंडल को कहा गया। किसको कहा गया, आनुवांशिकी का पिता किसको कहा गया बाबू, मेंडल को कहा गया। अब देखो मेंडल ने दिया क्या था, देखो मेंडल ने मटर के 34 प्रकार के प्रजातियां ली, 34 प्रजातियों के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया। और इन 34 प्रजातियों को छांटते कितने प्रजातियों में बदल दिया, 14 प्रजातियों में बदल दिया। सब पे रिसर्च किया
और 34 प्रजातियां प्रारंभ की और अंत में रिसर्च के लिए इन्होंने कितनी प्रजातियों के लिए 14 प्रजाति, मतलब इसमें शुद्ध करने के लिए लगातार एक्सपेरिमेंट किए और तब जो शुद्ध प्राप्त हुआ उससे इन्होंने रिसर्च किया। रिसर्च करने का अर्थ क्या था, देखिए क्या क्या पर रिसर्च किया। मेंडल साहब ने मटर के 7 बिंदुओं पर रिसर्च किया। मटर का 7 बिंदु क्या था, एक तो मटर के 2 अलग अलग प्रजातियों की हाइट पर रिसर्च की, पौधे के तने की लंबाई पर। फिर क्या किया, बीज पर रिसर्च की, बीज के रंग पर रिसर्च की, फूल के रंग पर रिसर्च की, है ना, और बीज के गोलाई और झुर्री नुमा पर रिसर्च की। तो कई तरह से ऐसे 7 प्रजातियों 7 प्रकार के चीज़ों पर रिसर्च की। क्या क्या देखो, बीज का रंग, बीज का आकार, पुष्प का रंग, पुष्प का उगने का स्थान, 4 हो गया बाबू। इसके बाद देखो तने का आकार, तने का आकार 5वां हो गया। 6वां था उनके जो फल था, फल की रंग और फल के जो आकार थे उस पर इन्होंने 7 चीज़ों पर रिसर्च किया। मेंडल ने कुछ चीज़ें पाई, जब इन्होंने 7 चीज़ पर रिसर्च किया तो कैसे रिसर्च किया होगा, क्या रिसर्च किया होगा, इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं। ये यहाँ तक क्लियर है, हटा दे बाबू लोग, तो ध्यान देना, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। तो चलो स्क्रीनशॉट अगर ले लिया हो तो चलो ध्यान से देखो, मेंडल की थ्योरी हम प्रस्तुत करते हैं आपके सामने। अभी आएगा आपके सामने मेंडल का थ्योरी, और मुझे उम्मीद है कि ये थ्योरी आपको बड़ी मजा आएगा समझने में, और समझने में के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो बाबू लोग जल्दी से जल्दी इसको क्या करिए, शेयर करिए, ताकि हमारा जो है कुछ चीज़ों में हम YouTube पर जल्दी से जल्दी लाइव आने लगेंगे। लड़के जैसे ही हमारे यहाँ आ जा रहे हैं, हम लोग कोशिश करेंगे लाइव आने का, और लाइव अभी हम अपने ऐप पर पढ़ा रहे हैं। तो मेंडल ने क्या किया, 2 प्रजातियों को लिए, एक कैसा प्रजाति लिया, लंबा, और दूसरा कैसा लिया, बौना। जिस बौने प्रजाति को लिया उस बौने इसको क्या किया, ठीक किया, और जिस लंबे प्रजाति को लिया उसको इन्होंने क्या किया, ठीक किया। यहाँ तक क्लियर है। मेंडल ने 2 प्रजातियां ली, लंबा और बौना, और दोनों के बीच रिसर्च कराया। रिसर्च कराया तो रिसर्च देखो, जो प्रजाति ली लंबा और बौना, इसको इन्होंने एक नाम दिया P1। क्या नाम दिया, P1, जनक। इन दोनों के बीच पोलिनेशन हुआ। पोलिनेशन का मतलब होता है, समझते हैं ना, पराशण। कैसा पराशण हुआ, परागपराशण, क्रॉस पोलिनेशन। जब क्रॉस पोलिनेशन हुआ तो यहाँ पर जो चीजें उत्पन्न हुआ वह सिर्फ और सिर्फ टी उत्पन्न हुआ, और इस टी को हमने क्या नाम दिया, संकर, और इसे हमने मेंडल के सिद्धांत में फर्स्ट जनरेशन नाम दिया। अब ध्यान देना, ये आगे हम पढ़ाएंगे तो बहुत सारा इस पर सिद्धांत है। समानता का नियम आता है, जब एक लंबे पौधे को एक बौने पौधे के साथ संबंध बनाया गया, परागपराशण के सिद्धांत में क्रॉस पोलिनेशन कराया, तो मेंडल ने सिर्फ और सिर्फ क्या प्राप्त किया, सिर्फ और सिर्फ क्या प्राप्त किया, लंबा प्राप्त किया। और इस फर्स्ट जनरेशन के पौधों को छोड़ दिया, क्या कर दिया, इन्हीं पौधों को छोड़ दिया। क्या होने दिया, तो छोड़ करके इनको पोलिनेट होने दिया। कैसा पोलिनेट होने दिया, सेल्फ पोलिनेशन। जब मेंडल ने यह देखा कि इस प्रथम पीढ़ी के पौधों में सेल्फ पोलिनेशन का अर्थ कितने बच्चे समझते हैं, कमेंट करें जल्दी से। जब इन्होंने देखा कि सेल्फ पोलिनेशन जब इन्होंने कराई, तो जब ये सेल्फ पोलिनेशन हुआ तो इस सेल्फ पोलिनेशन के तहत द्वितीय पीढ़ी का निर्माण हुआ। याद देखो, सेल्फ पोलिनेशन के तहत द्वितीय पीढ़ी का निर्माण हुआ, और द्वितीय पीढ़ी में इन्होंने क्या देखा, मेंडल साहब ने बड़ा ही विचित्र चीजें देखा। क्या देखा, इसमें 4 प्रजातियां डेवलप हुई। प्रथम में शुद्ध लंबा प्रजाति डेवलप हुआ, और अंतिम में शुद्ध बौना प्रजाति डेवलप हुआ। अब ध्यान देना, जो गुण प्रथम पीढ़ी में छुप गया था वह गुण फिर से किस पीढ़ी में आ गया, द्वितीय पीढ़ी में आ गया। इन्होंने क्या प्राप्त किया, द्वितीय पीढ़ी में कुछ इस तरह की प्राप्त की। अब ध्यान देना, ऐसे जब प्राप्ति उन्होंने की तो मेंडल को बड़ा जो है बड़ा विचित्रता लगा। अब 2 चीजें इन्होंने जो प्राप्त की वो प्राप्त की संकर,
दो इन्होंने जो प्राप्त की वह क्या प्राप्त की? संकर। तो मेंडल ने कहा कि ये तीनों लंबे थे और ये क्या था? बौना था। इस प्रकार मेंडल ने कहा कि जब सेल्फ पोलिनेशन कराते हैं तो हमें जो मिलता है 3:1 में चीजें मिलती है। हमें जो मिलता है 3:1 में चीजें मिलती है, 3 लंबे और 1 छोटे। मेंडल ने फिर से इनको पोलिनेट होने दिया तो ये जो बंदा था बिल्कुल लंबा, इसने पैदा किया लंबा लंबा, सिर्फ लंबा। लेकिन ये जो लंबे संकर थे, ये दोनों क्या थे? इनको हम क्या कहते थे? संकर। तो ये जो संकर थे इन्होंने पैदा किया इस रेशियो में 3 क्या पैदा किए? टी और 1 पैदा क्या किया इन्होंने? टी। मतलब क्या? छोटा पैदा किया। तो 3:1 में ये चल रहे थे, ये भी 3:3 का कर रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? 3T और इन्होंने क्या दिया? सेल्फ टी। तो इस प्रकार उन्होंने क्या देखा कि सेल्फ पोलिनेशन के द्वितीय स्टेज में जब हमने फिर से पोलिनेशन कराया तो जो लंबी प्रजाति थी उसने सिर्फ और सिर्फ लंबे प्रजाति को जन्म दिया, जबकि जो बौनी प्रजाति थी उसने सिर्फ बौने पौधे को जन्म दिया। लेकिन जो संकर प्रजाति के पौधे थे उन्होंने संकर पौधों को ही जन्म दिया। जो संकर प्रजाति के पौधे थे उन्होंने संकर पौधों को ही जन्म दिया। यहाँ तक क्या बाबू आप लोगों को समझ में आ रहा है? एक बार फिर से मैं समझा दूँ। देखिए क्या किया मेंडल साहब ने अपने आनुवंशिकता को जानने के लिए लंबा और बौना 2 पौधों पर उन्होंने अध्ययन किया। और अध्ययन सिर्फ कर रहे थे तो वो कई बिंदुओं पर कर रहे थे और सभी बिंदुओं पर यही चीजें आ रहा था। देखिए अगर ये लंबा और बौना पौधों के बीच क्रॉस पोलिनेशन कराया तो फर्स्ट जनरेशन में उन्होंने क्या पाया? तो एक संकर पौधे को प्राप्त किया। फर्स्ट जनरेशन में जो संकर पौधे थे वो सिर्फ लंबे थे या मध्यम लंबे थे, एक भी छोटे नहीं थे। अब इन मध्यम लंबे पौधों पर जब इन्होंने एक बार फिर से रिसर्च कराया तो इसके द्वारा कुछ अचानक और कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई जो हमें क्या कर देती है? अचंभित कर देती है। इन्होंने देखा कि ये जो इनसे उत्पन्न पौधे हुए उसमें कुछ पौधे बहुत छोटे हैं, कुछ पौधे बहुत लंबे हैं, जबकि कुछ पौधे क्या हैं? मध्यम हैं। काउंट किया तो जैसे मान के चलिए कि 16 पौधे हैं तो काउंट किया तो 4 पौधे बिल्कुल लंबे थे और 4 पौधे बिल्कुल छोटे थे और 8 पौधे बिल्कुल मध्यम थे। ऐसा काउंट कर लिया उन्होंने। तो उन्होंने इस प्रकार बताया कि अगर माता पिता में भी यही लक्षण हो, माता लंबा और पिता छोटा हो, तो हमेशा बच्चा क्या होगा? संकर होगा, मध्य में आएगा। लेकिन माता पिता दोनों छोटे हो तो बच्चे का छोटे होने का चांस 99% है। और तीसरा कंडीशन उन्होंने कहा कि यदि जो है माता और पिता में से कोई एक या दोनों ही लंबे हैं तो दोनों लंबे हैं तो ये गारंटी है कि उनका बच्चा कभी छोटा नहीं पैदा होगा, हर स्थिति में उनका बच्चा लंबा ही पैदा होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बाबू, फिर आगे चलते हैं। अगर ले लिया हो तो आगे चलते हैं। मेंडल साहब ने इस सिद्धांत को अध्ययन करके प्रभाविता का नियम दिया। उन्होंने कहा कि जब 2 अलग अलग लक्षण वाले जीवों या पादपों के बीच क्या किया जाता है? अध्ययन कराया जाता है तो कम प्रभाव वाला लक्षण क्या हो जाता है? विलुप्त हो जाता है और अधिक प्रभावी लक्षण ही हमेशा दिखता है। जैसे लंबे और बौने पौधे के बीच रिसर्च कराने पर बौने पौधे का लक्षण विलुप्त हो जाता है और लंबा पौधे का लक्षण ही दिखता है। यह हमेशा प्रथम पीढ़ी में ऐसा होगा और द्वितीय पीढ़ी में यह आ सकता है। कुछ पौधों में इन्होंने ये रिसर्च भी कराया कि कुछ पौधों में प्रथम पीढ़ी में ऐसे लक्षण आ जाते हैं जो माता और पिता में से किसी में भी नहीं थे। जैसे इन्होंने एक कराया था लाल और सफेद, लाल और सफेद पुष्प वाले पौधों के बीच जब अध्ययन कराया तो इन्होंने कैसा पुष्प पाया? बैगनी पुष्प पाया। तो माता और पिता में से कोई एक नहीं, ऐसा नहीं है। और उसके बावजूद अगर कोई ऐसा मिल जाता है तो उसको सहभागिता का नियम नहीं कह सकते या प्रभाविता का नियम कभी नहीं कह सकते। ये पृथक नियोजन नियम है जो बाद में पढ़ाएंगे।
याद रहेगा। क्या कौन सा नियम हम लोग कह सकते हैं? प्रभाविता का नियम क्या कह सकते हैं कि जब दो लक्षण वाले लोगों को जोड़ा जाए तो उसमें से एक लक्षण विलुप्त हो जाता है जबकि दूसरा लक्षण ही प्रभावी रहता है। इस प्रकार से हम मेंडल के प्रथम चरण को पढ़ लिए हैं। इसके बाद मेंडल के द्वितीय चरण को पढ़ने की बारी है। क्या आप यहाँ तक समझ रहे हैं बाबू लोग? अगर समझ रहे हैं तो आज के लिए इतना ही। आज का इतना पढ़ने के बाद कमेंट बॉक्स में अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट करें, और अगर आपको बेहतर लगता है तो आप अपने चैनल को बढ़ाने के लिए सहयोग करें ताकि हम लोग और आगे जाएं, और सब्सक्राइब करें। इसका पीडीएफ नोट्स बाबू टीचमेट ऐप पर मैंने डाल दिया है, या जिनको चाहिए वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करके इस चैप्टर का पीडीएफ अभी से ही ले लेंगे, क्योंकि मैं जैसे जैसे पढ़ाता जाऊंगा वैसे वैसे टॉपिक आप नोट्स में पढ़ते जाएंगे। लिखने की जरूरत कुछ नहीं है, मैं टोटली आपको याद करा देता हूँ। यहीं पर देख लीजिए मेंडल का। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। मेंडल ने कौन सी थ्योरी दी? वंशगति और विविधता का सिद्धांत दिया। वंशगति क्या है? तो कहेंगे माता पिता में जो लक्षण हैं वह बच्चों में आएंगे, उसी को वंशगति या आनुवंशिक गुण कहते हैं, और इसका जो अध्ययन किया जाता है उसको आनुवंशिकता कहते हैं। आनुवंशिकता शब्द के विषय में पहली जानकारी वाटसन के द्वारा दी गई थी। अब देखिए इसके बाद विविधता क्या कहते हैं? कहते हैं सभी जीव, जैसे हम हैं तो हमारे बगल में और भी टीचर हैं, तो बायोलॉजी के सभी टीचर या फिजिक्स के सभी टीचर, जैसे सुमन सर फिजिक्स के हैं, जैसे और भी टीचर फिजिक्स के हैं, जैसे तो उनका चेहरा फेस क्वालिटी मिलता नहीं है। तो अलग अलग जीवों में उनके क्रोमोसोम्स गुणसूत्रों का जो आगे पढ़ाएंगे, गुणसूत्र क्या है, जीन क्या है, एरिल क्या है, कैसे निर्माण होता है, हमें रक्त का निर्माण कैसे होता है। देखिए उसमें भी कुछ जीन पर एरिल होते हैं जो क्या करते हैं, व्यक्ति के गुणों का विकास करते हैं। तो वो एरिल की वजह से क्या होता है, गुणों का निर्माण होता है। क्रोमोसोम का जीन लगे होते हैं और जीन में एरिल होता है जो व्यक्ति की विशेषताओं का वर्णन करता है। अब क्या किया मेंडल ने? वंशगति और विविधता का नियम दिया। मेंडल का जन्म कब हुआ था बाबू? 22/7/1822 ईस्वी को सिलिसिया नामक एक शहर में हुआ था। सिलिसिया वर्तमान में कहाँ है? चेक गणराज्य में है। और इन्होंने शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे बाबू? ऑस्ट्रिया गए थे। ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में इन्होंने शिक्षा प्राप्त कर ली। जब ये शिक्षा प्राप्त कर लिए तो कुछ समय तक ये वहाँ पे अध्यापक भी रहे, लेकिन इनका मोह भंग हो गया और ये किसको ज्वाइन कर लेते हैं? तो यह एक जो है पादरी के रूप में अपना जीवन जीते हैं। और 1856 से 63 तक 7 सालों तक इन्होंने पी अर्थात मटर के पौधे पर रिसर्च किया। जब ये मटर के पौधे पर रिसर्च कर रहे थे तो इन्होंने मटर के 7 प्रमुख बिंदुओं पर ध्यान दिया। प्रथम बिंदु यह था मटर की लंबाई। द्वितीय बिंदु यह था मटर में जो फल लगा था, फल का साइज, फल का आकार और फल का रंग। 4 बिंदु हो गई। 5वें बिंदु पर फूलों का रंगों के ऊपर डिस्कस किया गया। 6वें बिंदु पर बीजों पर डिस्कस किया गया। अब ध्यान से देखना, 2 प्रकार के तुम सूखा हुआ मटर भी देखते हो, एकदम एगो गोल एकदम चिकना रहता है और एगो तनी सी सिकुड़ाइल टाइप का रहता है। तो जो इन पर क्यों किसी मटर का बीज चिकना हो जाता है, किसी मटर का बीज सिकुड़ा हुआ हो जाता है, या छेमी देखते हो तो कुछ छेमी एकदम बिल्कुल ताज़ा लगता है, कुछ सिकुड़ा हुआ रहता है। तो ऐसी क्या क्वालिटी है, इन सभी चीज़ों पर मेंडल ने अपना सिद्धांत दिया। मेंडल ने जो सिद्धांत दिया वो सिद्धांत लोगों के बीच नहीं आ सका, क्योंकि 1866 ईस्वी के आसपास चार्ल्स डार्विन का एक सिद्धांत आया था, जयवाद का सिद्धांत। और चार्ल्स डार्विन के सिद्धांत के कारण मेंडल की थ्योरी फ्लॉप हो गई। किसी को पता नहीं था कि मेंडल क्या कह के जा रहे हैं। 19वीं शताब्दी में 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर, जर्मनी, हालैंड और ऑस्ट्रेलिया के 3 वैज्ञानिकों ने मिलकर इरी, हाग्रो और एक वैज्ञानिक, तीनों ने मिलकर के क्या किया, रिसर्च किया। और इन्होंने रिसर्च करके ये चीज़ बताई। और इन्होंने क्या बताया कि मेंडल ने जो बताया था वही चीज़ बताया, और इसीलिए उन्होंने अपने सिद्धांत को अपना नाम ना दे करके मेंडल का नाम दिया। और मेंडल का नाम दे करके उस सिद्धांत को क्या कहा गया, मेंडल का आनुवंशिकी नियम। और आज के डेट में आनुवंशिकता या आनुवंशिकी या जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स का जो है किसको कहा जाता है, मेंडल को कहा जाता है। मेंडल ने क्या बताया, एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा को अगर हम क्रॉस पोलिनेशन कराएंगे तो हम क्या पाएंगे कि एक सिर्फ लंबा पौधा ही प्राप्त होगा, और या संकर पौधा प्राप्त होगा। और संकर पौधे में हमने सेल्फ पोलिनेशन कराया तो हमको एक अचंभित करने वाली गुण प्राप्त होती है। इसमें कुछ पौधे संकर हो सकते हैं, कुछ पौधे कैसे हो सकते हैं, बौने हो सकते हैं, और
कुछ पौधे एकदम लंबे हो सकते हैं। रक्त में भी ऐसा ही होगा, आगे पढ़ाएंगे हम लोग। तो अगर यहाँ तक ये ऐसा हुआ, और फिर जब ये संकर पौधे से रिसर्च करा तो फिर से वही रेशियो निकल के सामने आया। तो सातों के सातों लक्षण में मेंडल का एक ही रेशियो सामने आता है, 3:1 में। मतलब 3:1 का अर्थ होता है कि 3/3 जो लंबे गुण हैं या जो अच्छे गुण हैं वो विद्यमान रहते हैं और 1/3 छोटे गुण विद्यमान हो जाते हैं। इस प्रकार मेंडल का सिद्धांत यहाँ तक प्रथम चरण में समाप्त होता है। द्वितीय चरण में मिलेंगे फिर आपसे। यहाँ तक के लिए धन्यवाद, दीजिए आज विदाई। फिर से कल आपसे मिलते हैं और आगे मेंडल की ओर आगे चलते हैं। लाइव क्लास में भी यहीं तक पढ़ाए हैं और आपके क्लास में भी यहीं तक पढ़ाए हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, जो बढ़ेंगे परसों सोमवार को, अर्थात सोमवार को अपने निश्चित समय रात्रि 9 बजे और दोपहर के 2 बजे लाइव क्लास चलेगा। आप सभी छात्रों से जो नए हैं, जो चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों की भी शेयर करें, तथा लाइव पढ़ने के लिए टीचमेंट ऐप पर आए, और समझ में ना आए तो व्हाट्सएप करें, और नोट्स जो है उसके लिए मुझे मैसेज करें या आप अपने ऐप पर ले लें। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।